टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। हमारी पढ़ाई में हमारे पास थ्योरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं और प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में कई बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं। उन्हें थ्योरी में अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में वो स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन आज हमारे साथ है गौरव अग्रवाल, जिन्होंने क्लास 12 में अकाउंट्स में 100 मार्क्स स्कोर किया था। साथ ही साथ मैथ्स में उन्होंने 100 स्कोर किया है। ऐसे लग रहा है कि 100 इज हिज लकी नंबर एंड जो भी पेपर 100 मार्क्स का होगा 100 इन्हीं को आने हैं। We also have तरुण बजाज, जिन्होंने 12th क्लास में अकाउंट्स में 94 मार्क्स और मैथ्स में he has scored 98 मार्क्स और दोनों ने ही 10th क्लास में मैथ्स में 100 स्कोर किया है। आई मीन दीज आर द किड्स जिनको देख के ऐसे लगता है कि ये नंबर्स घोल के पीते हैं, तो दे कैन जस्ट वॉमिट आउट नंबर्स ऑन द आंसर शीट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, है ना, एंड वेलकम टू यूनिकॉम। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि 100 स्कोर करना किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत मुश्किल होता है बिकॉज 100 मतलब आपने एक भी मिस्टेक नहीं। गौरव, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में क्या अप्रोच होता है? मुझे लगता है मैम कि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं और जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। अगर दोनों बच्चा दोनों के अंदर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेगा तभी वो एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकता है। इसलिए वो जितना इंपॉर्टेंस थ्योरी सब्जेक्ट को देता है उतना उसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को भी देना चाहिए। राइट। इसलिए जब भी अपन क्लास में उस चैप्टर को पढ़े तो उसके शॉर्ट नोट्स अपन को प्रिपेयर करके रखने चाहिए। जैसे कि 50 पन्ने का पूरा चैप्टर है तो उसको अपन ने 5-10 पन्नों के अंदर पूरा समराइज कर लिया, ताकि जब अपन आगे कभी भी उसको रिवाइज करें तो अपन को वो 50 पन्नों का चैप्टर नहीं पढ़ना पड़े। उस 10 पन्नों के अंदर अपन पूरे चैप्टर को समझ लीजिए, पूरे चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट। वो एक ही चैप्टर के अंदर 50-50 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे उनका एक सब चैप्टर में पूरा टाइम निकल जाता है, वो बाकी चैप्टर को टाइम नहीं दे पाते। मतलब इट इज लाइक प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ टाइम टू ऑल द चैप्टर्स। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर में तो आप 80% टाइम दे रहे हो, बाकी चैप्टर्स में आपके पास 20% टाइम ही रह गया। इसलिए तो मेरे जब भी अपन क्वेश्चन करें तो जैसे अपन पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन को पूरा क्वेश्चन लेकिन कोई 1-2 पॉइंट अपन को लग रहा है कि ये मैं एग्जाम में जब पेपर दूंगा तो मिस कर दूंगा, तो उसी टाइम टिक कर लेना चाहिए, उसको स्टार मार्क कर लेना चाहिए कि जब भी मैं आगे पढ़ूंगा इसको पूरा क्वेश्चन नहीं देखा है लेकिन वो पॉइंट देखना है। एग्जैक्टली, दिस इज सो ट्रू। मतलब नॉर्मली बच्चे जब रिवाइज करते हैं तो पूरे के 50 क्वेश्चन या तो सॉल्व करेंगे जब भी उनको कॉन्फिडेंस आता है। बट व्हाट गौरव इज सेइंग कि व्हाट ही यूज्ड टू डू कि उस क्वेश्चन में कोई भी ट्विस्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सिर्फ वो उसी को रिवाइज करते थे, तो जिसकी वजह से बहुत कम टाइम पे वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर पाते थे। वेरी नाइस। इसके साथ ही में बच्चे क्या करते हैं कि जब भी वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सोल्व करने बैठते हैं तो वो एक स्टेप करिए नोटबुक के अंदर उसको नोटबुक में चेक करते हैं कि मेरा सही तो है, कि वो नोटबुक सामने खोल के बैठते थे। इससे जब भी वो एक क्वेश्चन वो 50 क्वेश्चन कर लेते फिर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैं आज पेपर में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरी उनको ये सजेशन है कि जब भी वो करे चाहे वो 50 की जगह 40 क्वेश्चन कर ले लेकिन हर क्वेश्चन को लिख के प्रॉपर फॉर्मेट में करे। राइट, एग्जैक्टली। मतलब इट्स लाइक जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो किसी ड्राइविंग स्कूल में सीखते हैं तो सारा कंट्रोल उस हमारे जो पास जो ट्रेनर होता है उसके पास होता है, हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। और आप अगर बुक सामने रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपने कंट्रोल आपके पास नहीं है, क्योंकि आप एक स्टेप पे आपके आंसर चेक कर रहे हो बुक में। तो जब आप पूरा क्वेश्चन खुद अपने ऊपर लेके सॉल्व करते हो तो कॉन्फिडेंस भी आता है क्योंकि आपके पास पूरे क्वेश्चन का होल्ड होता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब ये मैंने भी बहुत बार मेरे फ्रेंड्स के साथ देखा है कि वो लोग ये बहुत मिस्टेक करते हैं कि उन्हें लगता है टाइम कम लगेगा लेकिन एग्जाम में उनको ज्यादा टाइम लगता है। राइट, ओके तरुण, जैसे गौरव ने तो हमें अप्रोच के बारे में बताया, आप हमें बताओ आप कैसे रिवाइज करते थे? बिकॉज 100 मार्क्स मैथ्स में आपने 10th में स्कोर किया, अकाउंट्स में 94 मार्क्स, कैसे रिवाइज किया आपने? प्रैक्टिस अपडेट का रीजन करते हुए मैंने कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा मेनली फोकस तो जो उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं चैप्टर्स के, तो नोट्स जैसे गौरव बता रहा था कि उसने जब पहली बार अपने पढ़ते जब नोट्स प्रिपेयर करते तो वो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, या फिर जैसे जो भी उसका रूल्स होते हैं ना उन पर फोकस करता हूँ, क्योंकि रिविजन टाइम में टाइम बहुत कम रहता है तो अपने उन क्वेश्चन को सारे तो सॉल्व कर नहीं पाते। और नहीं, ये जरूरी है कि जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करे वो वहाँ पे एग्जाम में भी आए। तो इसलिए मेरा फोकस है जैसे अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड अपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिससे अपना क्या होगा कि एक तो प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, एक रिप्रेजेंट कैसे करना है उसकी तैयारी आ जाएगी। तो इसलिए ना मेरा मेन फोकस है जो नोट्स है ना उनको अच्छी तरह क्लियर कर लो, स्टडी कर लो। और जो भी जैसे पहली बार जैसे पढ़ते तो अपने जो मार्कआउट करते कि यार ये एग्जाम में पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छी तरह देख लो जिससे अपना फोकस होगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। और मैं एक और स्ट्रेटेजी लेता हूँ कि जैसे अब जैसे अपने स्टार्टिंग में तो अपने सारे पढ़ लिए लाइन में, जो भी सबको इंपॉर्टेंस दिए इक्वल, बट अब जैसे अपने रीजन के टाइम पे अपने को ऐसे उन चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस दिए जो ज़्यादा स्कोर करते हैं।
जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से तो ना आपको उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अपने ज़्यादा टाइम उनको दे पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो लास्ट में रीजन के पास अपने पास कम टाइम है तो अपने उन वो चैप्टर बचेंगे लास्ट में जो ईजी है या फिर जो कम मार्क्स के। इसलिए मेरे हिसाब से ना उन चैप्टर्स को पहले नहीं जो ज़्यादा मार्क्स के या फिर जो अपने को हार्ड लगते हैं, तो इस तरह से अपने ना स्टडी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फ्रॉम तरुण कि जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं, जो चैप्टर्स हाईएस्ट स्कोरिंग है, जिनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिन चैप्टर्स में से, वो चैप्टर्स आप पहले सॉल्व करें। ये रिवीजन की बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग फर्स्ट रीडिंग की बात नहीं कर रहे। फर्स्ट में तो आपको इक्वली सबको ध्यान देना है, लेकिन रिवीजन के टाइम पे आप जो हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है और जो एकदम हार्ड चैप्टर है आपके लिए, आपको जो टफ लगते हैं, उनको आप पहले कंप्लीट कर ले ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए और फ्यूचर में अगर आपके पास टाइम नहीं बचे तो एटलीस्ट वो चैप्टर्स आपके किए हुए हों। राइट, ओके। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पीपल एक्चुअली इग्नोर द प्रेजेंटेशन इन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। वो ऐसे सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन वाली चीज सिर्फ थ्योरी में लगती है, लेकिन न्यूमेरिकल में भी प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? कि जो एग्जामिनर जो अपने कॉपी चेक करने वाला ना वो अपन को जानता है ना अपन उसको जानते हैं, तो वो अपनी जो कॉपी अंदर प्रेजेंटेशन है उससे अपन को ट्रीट करता है कि बच्चा कैसा है, कैसा पढ़ने वाला है। मतलब आपकी जो एग्जामिनर आपको टेस्ट आपके सिर्फ प्रेजेंटेशन से ही करेगा, उसे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या है, आपने कितना पढ़ा है। वेरी राइट। तो इसलिए ना प्रेजेंटेशन मस्ट है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर बच्चे क्या करते हैं, तब भी वो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पेपर में लिखते हैं तो फॉर्मूला नहीं लिखते, खाली एक बार ऊपर लिख दिया, बाद में स्टेप तो उसे ऐसे लगता है कि नहीं एग्जामिनर को तो पता ही होगा। तो उस हिसाब से तो हर जगह हर क्वेश्चन के अंदर बीच में फॉर्मूला, कोई स्टेप लिखने तो स्टेप, और जो अकाउंट से क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं तो बच्चे फॉर्मेट बना के लिख देते हैं, ऊपर पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, वो सब इग्नोर करते हैं। एग्जैक्टली, इवन आई हैव सीन कि उनको ना परफॉर्मा बनाना ही नहीं आता। लाइक वो टी बनाया और वो बैलेंस शीट बनाना शुरू कर देते हैं। दे डोंट राइट लायबिलिटीज, assets, amount in rupees in particulars. So do you think it is important? Yes, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो एग्जामिनर है उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस होता है कि बच्चे को आपको चाहता है कि बच्चे ने अच्छी तरीके से पढ़ाई की, उसे प्रेजेंटेशन के बारे में पता है क्या होता है, इसलिए वो इन्फ्लुएंस होता है अपन से। इसलिए प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट्स नहीं बनाते वो नीचे, तो उनको वर्किंग नोट्स अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वर्किंग नोट्स में आप ये बता सकते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन की है, जो अमाउंट लिखा है, वो किस तरीके से कंप्यूट हुआ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट वर्किंग नोट टेल्स द एग्जामिनर अबाउट योर अप्रोच कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। सो वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कई बार ना वर्किंग नोट्स बड़े हैफेजार्ड तरीके से बनाते हैं बच्चे। लाइक एक क्वेश्चन आया, उसमें कुछ समझ आया कि यहाँ पे पॉइंट है, उसे रफ में करने की बजाय नीचे वर्किंग नोट में कर दिया, फिर वापस से आगे क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर वापस से वर्किंग नोट डाल दिया। तो इससे ओके, ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है कि वो जो एग्जामिनर को पता हो जाता है कि कौन सा आंसर है, कौन सा वर्किंग नोट है, इसलिए वो उसको लगता है कि बच्चे को इतना कुछ ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, उस बच्चे में कितना भी नॉलेज दो। इसलिए या तो बच्चे को पहले पूरा आंसर करो या भी वर्किंग नोट्स, मतलब एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि उसको मैं किस तरह से काम करूं। एग्जैक्टली, मतलब पहले हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि मेन आंसर के अंदर कितना टाइम, कितने पेज लगेंगे। तो उस अकॉर्डिंग जैसे हमारे बैलेंस शीट और ट्रेडिंग बनना है तो 2 पेज हमने छोड़ दिए, 2.5 पेज छोड़ दिए, फिर उसके बाद वर्किंग नोट्स शुरू कर दिए। और वैसे भी अगर आपने ज्यादा पेज छोड़ दिए खाली तो आपको कोई सजा नहीं होती है। लाइक दे आर ओके कि यू टेक एज मेनी पेपर्स एज यू कैन, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है तरुण, अब आप मुझे ये बताइए कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट काफी लेंथी होते हैं सभी, तो हाउ डू यू कंप्लीट द पेपर? क्योंकि एग्जाम पेपर में नॉर्मली बच्चे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए तो सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर मान लो अपने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए जब तो अपने चांसेस है कि अपने टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस में आई वुड लाइक टू मेंशन कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप बुक के साथ कैलकुलेटर लेके आपने सॉल्व कर दिया। सेकेंडली प्रैक्टिस के टाइम पे यू नीड टू मेक द परफॉर्मा ऑल्सो, क्योंकि उस समय अगर आपकी वो फॉर्मेट और परफॉर्मा बनाने की हैबिट हो जाती है तो एग्जाम में टाइम कम लगता है। थर्डली प्रैक्टिस में यू शुड ऑल्सो मेक वर्किंग नोट्स सो दैट एग्जाम में यू मेक वर्किंग नोट्स एंड यू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। यस, तो प्रैक्टिस से यू कैन इम्प्रूव योर स्पीड। एंड अपने को जैसे अपने जो पेपर दे रहे होते हैं तो अपने पहले पूरे पेपर को रीड कर लेना चाहिए कि पेपर मीडियम है या फिर ज़्यादा लेंथी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को सिलेक्शन करना पड़ता है किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें। तो अगर मान लो पेपर लेंथी है तो अपने को पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जो ज़्यादा मार्क्स के, क्योंकि अगर लास्ट में मान लो टाइम कम बचता है तो अपने वो क्वेश्चन ढूंढिए जो बहुत कम मार्क्स के थे, इसलिए अपने लॉस कम होगा। और इसके बाद में ना मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जैसे जब टेस्ट होते थे पहले बीच में, जब मैं क्या करता था कि जब प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उनको लास्ट में करता था, थ्योरी को पहले करता था। फिर मैं देखता था कि मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छूटते थे,
क्योंकि कैलकुलेशन में गलती रहती है उस टाइम, लाइक लास्ट में बहुत ज्यादा टेंशन होता है, तो कैलकुलेशन गलती हो जाती है। इसलिए मैंने देखा कि ये ना अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पहले कर लेने चाहिए जिसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, और लास्ट में थ्योरी वाला करनी चाहिए जिससे ना अपने कैलकुलेशन होने की गलती भी नहीं रहेगी। राइट, वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी नाइस इनपुट कि आप पहले अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करो फ्रेश माइंड से, एकदम बिना मिस्टेक के साथ, और थ्योरी क्वेश्चन में आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी तो मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं, तो उन्हें लास्ट के लिए छोड़ दो। एक और बहुत अच्छी बात तरुण ने बताई कि जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको पहले सॉल्व करो, ताकि अगर लास्ट में छूटे भी तो कम मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाए। और पता होता ये है कि जब हम स्टार्टिंग में कम मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं तो हम वर्ड लिमिट को अवॉइड कर देते हैं, हम बहुत ज्यादा लिख देते हैं उसमें, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में हम पूरा पेज पढ़ देते हैं कई बार, क्योंकि हमें इतना ज्ञान होता है, हम ऐसे सोचे सारा डाल देते हैं। राइट, दिस इज वेरी ट्रू। ओके, नाउ गौरव टेल मी कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, कहने को तो न्यूमेरिकल होता है, लेकिन अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में उसमें थ्योरी भी पूछी जाती है, आपके 12th में भी पूछी गई होगी, और फ्यूचर में जैसे हमारे सीए में इन सब में पूछी जाती है। तो आप उस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में थ्योरी को कैसे मैनेज करते हो? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जैसे अपन थ्योरी सब्जेक्ट में उसको इलेबोरेट करके उसको डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से इतना वो नहीं होता, उसमें कट टू कट आंसर लिखनी चाहिए, बस जैसे जो पूछा बस उसी के बारे में 2 लाइन 3 लाइन, उसमें अपन को उस जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर जो एग्जामिनर उसका मोटिव रहता है कि अपन को थ्योरी पूछे, वो उसका बस ये होता है कि बच्चे को उस बारे में चीजें पता है कि नहीं पता। एग्जैक्टली व्हाट गौरव इज सेइंग कि प्रैक्टिकल में यू नीड टू लर्न द थ्योरी आल्सो, और लेकिन जो थ्योरी पूछी जाती है दैट इज कट टू कट, मतलब डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है और उसे प्रैक्टिकल वे में समझाना है, राइट, कि उसे उस तरीके से समझाना है कि उसको कैसे आप प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकली आप प्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे जर्नल एंट्री पूछी गई तो आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके जर्नल एंट्री समझाओ। सो इट इज बेसिकली थ्योरी इन प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल इन थ्योरी, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो तरुण टेल मी कि आप प्रिपरेशन के टाइम पे टाइम कैसे मैनेज करते हो? जैसे आपने हमें बताया कि आप एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज किए, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे भी आपके पास इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, इतना सब कुछ होता है, तब कैसे टाइम मैनेज होता है आपका? मेरा मोटिव रहता है कि पहले जैसे पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कर दूं, ऐसे नहीं कि थोड़ा इसका पढ़ लिया थोड़ा इसका पढ़ लिया, पर सबकी अप्रोचेज अलग अलग हो सकती है। ये मेरा तरीका था कि मैं चाहता हूँ कि जैसे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है या फिर जिनमें एग्जाम के ना टाइम गैप हो जाता है उनको मैं पहले क्लियर करके रख दूँ, जिससे ना आगे मैं थ्योरिकल सब्जेक्ट पे ज़्यादा चांस होती है, या फिर जो मेरे को हार्ड लगते हैं उनको मैं पहले करता हूँ जिससे उन पर ज़्यादा फोकस हो पाए मेरे, और जो भी क्वेश्चन है वो अच्छी से क्लियर हो जाए, क्योंकि लास्ट के अंदर अपने को पता है कि टाइम कम मिलता है जब अपने उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। इसलिए मेरा मोटिव होता है कि जो हार्ड सब्जेक्ट्स हुए या फिर जो जिसमें एग्जाम में जैसे 5-10 दिन का गैप है उनको पहले क्लियर कर लो, और जो बाद में जिनके अंदर बहुत कम गैप है उन पर लास्ट में ज़्यादा फोकस करो, या फिर जो इजी लगते हैं अपने उन पर ज़्यादा फोकस करो। This is so true, मतलब this approach while preparation is similar to the approach at the time of exam, कि आप पहले न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स अपनी कंप्लीट कर लो, थ्योरी सब्जेक्ट्स बाद में कंप्लीट करो, और you can have, according to you can have a combination of theory plus practical subject, and basically what is essential is कि एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले आप अपने हार्ड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, टफ कॉन्सेप्ट्स को जो आपको नहीं आते। अगर एग्जाम टाइम पे उस टफ कॉन्सेप्ट्स को लेके बैठोगे तो जो आता है वो भी चला जाएगा। दिस इज सो ट्रू, एंड गौरव एंड तरुण, योर inputs will surely help the people out there कि किस तरीके से वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को अप्रोच करें। We are so thankful for you to come here and share your knowledge. Thank you so much. Okay, now guys, if you like this video, don't forget to like this video, share this video, and subscribe to the channel Unicom. So guys, we'll see you next time in the next video. Till then, stay healthy, be happy. Bye bye. Bye.